हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनीता। आज हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा, क्योंकि आपको पता ही है हमने कल से हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप जो है वो यहाँ पर रमनीता अकेडमी चैनल पर शुरू कर दिया है पढ़ाना। तो हमने खड़ी बोली कल पिछले कंप्लीट कर ली थी। आज हम और 4, 5, 6 भाषा देखेंगे, जितना हमसे बन पाएगा आज के दिन तो उतना आगे देखेंगे, क्योंकि आपको बोर भी नहीं होना है। तो क्योंकि ये जो भाषा है इसके बारे में हमें सबसे पहले, यही तो हमारा बेसिक है, हमारी बुनियाद है हिंदी साहित्य की। तो हमें पहले भाषाओं के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया है, क्योंकि हर एक परीक्षा में जेके सेट हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। 2-3 प्रश्न मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में आपके 5-6 अंक कहीं नहीं गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करती हूँ मैं। आज का टॉपिक है हमारा पहले ब्रजभाषा। तो ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह आदि है। क्या अर्थ है? पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह। ठीक है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण ये क्षेत्र ब्रज कहलाया। किस कारण? पशुपालन के प्राधान्य के कारण। ठीक है। इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। किसी आधार पर? पशुपालन के प्राधान्य के आधार पर। इसका विकास शेरशानी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। जो मैंने हाईलाइट किया है, महत्वपूर्ण चीज़ें आप ध्यान में आप इनको देख सकते हो। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। तो आपने क्षेत्र, इसमें से जो सारे क्षेत्र हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हो पुराने जो हमारे परीक्षाएं हुई हैं उनमें आप देख सकते हो पिछले वर्षों की जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को हमें मिलता है। हर परीक्षा में पूछा जाता है अलीगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, बरेली में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है इसके क्षेत्र। आगे देखते हैं। अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है, मतलब हिंदी प्रदेश के बाहर भी ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती आई है। ठीक है। अब सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसहान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। तो इन कवियों की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रजभाषा में। आगे हम पढ़ते हैं अब हरियाणी। तो हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। ठीक है। इसमें कुछ भी अभी क्लियर मतलब नहीं है। हरि धन यान, मतलब इसका अर्थ होता है कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था। हरियान। हरि धन अन्य, तो इसका अर्थ हुआ हरा वन। तथा हरि धन आना, तो इसका है राजपुताना, तेलंगाना की तरह आदि के मत दिए गए हैं। इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे मत हैं। अभी विवादास्पद बताया गया है हरियाणी को। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। क्योंकि जो ये मैं आपको भाषाएं पढ़ा रही हूँ, ये मैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। अभी तक इसमें कोई भी सर्वमान्य नहीं है। हरियाणी का विकास उत्तरी शेरशानी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है हरियाणी का विकास उत्तरी शेरशानी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में हुआ है। खड़ी बोली अहीर बाटी, मारवाड़ी पंजाब से गिरी। इन बोलियों को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाब से प्रभावित रूप मानते हैं। ठीक है। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। ठीक है। हरियाणा और दिल्ली के गांव में ये बोली जाती है हरियाणी। हरियाणी में केवल लोक साहित्य है, जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। इसमें क्या है? सिर्फ लोक साहित्य ही है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम बुंदेली। बुंदेल राजपूतों के कारण, ठीक है, बुंदेली से ही पता चल रहा है, बुंदेल राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। ठीक है। इसके क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास शेरशानी अपभ्रंश से हुआ था। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बुंदेली का विकास कहाँ से हुआ था? शेरशानी अपभ्रंश से। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है।
इसमें भी लोक साहित्य काफ़ी है, जिसमें ईसरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ईसरी के फाग किस भाषा में है? बुंदेली भाषा में, बुंदेली भाषा में, ध्यान में रखना। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगाथा आह्ला, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है, आदिकाल में इसका जिक्र होता है आह्ला का, मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। किसमें? बनाफरी में। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण है, बुंदेली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कनौजी। ठीक है, अब हमारा आ गया कनौजी पे। कनौजी इस बोली का केंद्र है। कनौजी का क्या है? कान्य संस्कृत कान्य कुब्ज। ठीक है, संस्कृत कान्य कुब्ज इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कनौजी पड़ा। ये इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। यह इसके भी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्षेत्र जो हैं इसके बहुत महत्वपूर्ण है। कनौजी भी शेरशानी अपभ्रंश से ही निकली है। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सी भाषा पढ़ी? बुंदेली, वो भी शेरशानी अपभ्रंश से। उससे पहले हमने ब्रजभाषा पढ़ी, वो भी शेरशानी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से निकली है, ध्यान में रखना है। ये ब्रजभाषा में इतनी समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की एक उपबोली मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? कनौजी को। ये ब्रजभाषा की ही समान लगती है। ठीक है, कनौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अवधि के बारे में। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। कहाँ है इस बोली का केंद्र? अयोध्या है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। तो अवधि शब्द किससे बना है? अवध शब्द से। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। कहाँ से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। किंतु कुछ लोग इससे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसमें पाली की तरह ही जो है पाली की समानता है, इस कारण वो इसको अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं मानते। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके क्षेत्र। ठीक है, तो अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ये तो हमें आदिकाल से ही पता चल जाता है कि अवधि में क्या हुआ है, बहुत सारा साहित्य रचा गया है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतवन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि हैं। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट में कि मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है जो हिंदी साहित्य में बनी हुई है, और वो है तो अवधि भाषा में, लेकिन कौन सी रचना, उसका नाम आपने मुझे बता देना है। सिर्फ एक का ही बताना। ऐसे कुतवन की भी हैं, जायसी की, तुलसीदास की, उस्मान की, सबल सिंह की, लेकिन आप एक ही बताना, मुल्ला दाऊद की। ठीक है, कमेंट में। बघेली बहुत महत्वपूर्ण है वो, तो अवधि भाषा की प्रथम रचना भी माना गया है उसको। ठीक है, इतना बता देती हूँ। आगे हम देखते हैं बघेली के बारे में। तो बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। ठीक है, बघेल राजपूतों के आधार पर, किसके आधार पर? बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है, और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। इसको बघेलखंडी भी कहते हैं और बघेली भी कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से, बिल्कुल ध्यान में रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यद्यपि जनपद इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर ये अवधि की ही एक उपबोली ज्ञात होती है। ठीक है, तो भाषा वैज्ञानिक पे क्या लगता है, ये अवधि की ही एक हमें उपबोली मालूम होती है, और इसे दक्षिण अवधि कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? दक्षिण अवधि, बघेली को। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र है। रीवा जो है इसका क्षेत्र बार बार पूछा गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है, इसमें लोक साहित्य ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी में बोली जाने के कारण ही इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ गया। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से इसका विकास हुआ है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से हुआ है।
इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। तो इसमें बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग ये क्षेत्र पूछे गए हैं। तो इनमें छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। मुझे लगता है इतनी सी बोलियाँ आपको बड़ी हैं आज, फिर बर्डन बन जाएगा। तो कल हम इससे आगे देखेंगे। कल हम क्या क्या देखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। कल हम देखेंगे पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, भोजपुरी, महगी और मैथिली। ठीक है, तो फिर हमारी भाषाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, सारों तक पहुंचा लेना इसको, जो हिंदी साहित्य के छात्र छात्राएँ हैं।